हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को क्लास 11 इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र आप सभी बच्चों का पेपर है बेसिकली, ठीक है, 29 फरवरी के दिन में भी। तो आप सभी बच्चों का पेपर है, देखिए जो सवाल आपको इस वीडियो के थ्रू करा दिए जाएंगे। और भी 4 या 5 वीडियोज अपलोडेड है आप सभी बच्चों के लिए इकोनॉमिक्स का। आप सारा का सारा देख के चल जाइए, प्लस मॉडल पेपर देख के जाइए, तो आपका सारा का सारा जो 40 क्वेश्चन आएगा वो कंप्लीट कवर हो जाएगा हमारे चैनल के द्वारा। तो चलिए आज के वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर अगर न्यू आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिएगा ताकि इसी प्रकार पल पल की हर वीडियो नोटिफिकेशन आपको नहीं मिलता रहे। और आपसे बच्चों को पहला सवाल यहाँ पूछा जा सकता है कि, और ये सवाल हमेशा मोस्टली फिक्स है कि आधुनिक अर्थशास्त्र के जो पिता है वो किन्हें माना जाता है, या अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है। देखिए दोनों बात एक ही घूम पे पूछेगा, तो किन्स है, पॉल सैमुअल्सन है, या फिर एडम स्मिथ है, या फिर अल्फ्रेड मार्शल है। तो किनको माना जाता है अर्थशास्त्र के जनक या पिता माना जाता है, वो है एडम स्मिथ। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, 3 नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला बोला हुआ है कि किसने कहा है कि अर्थशास्त्र जो है वो धन का विज्ञान है। मार्शल का ये कथन है, पीगू का ये कथन है, या फिर ऑप्शन नंबर सी एडम स्मिथ का ये कथन है, या फिर ऑप्शन नंबर डी रॉबिन्स का ये कथन है। तो किसने कहा है अर्थशास्त्र जो है वो एक धन का विज्ञान है बच्चों, तो ये कथन किसके द्वारा दिया गया था, एडम स्मिथ। तो ऑप्शन नंबर 3 नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर प्रोफेसर PAC महालवोनिस कौन थे, अर्थशास्त्री थे, लेखक थे, वैज्ञानिक थे, संगीतज्ञ थे। तो वो क्या थे बच्चों, अर्थशास्त्री थे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल क्या है कि अर्थशास्त्र जो है एक विज्ञान भी है और एक कला भी है। ये जो कथन है ये किसके द्वारा दिया कथन है, एडम स्मिथ के द्वारा दिया गया कथन है, या फिर मार्शल के द्वारा दिया कथन है, या फिर ऑप्शन नंबर जो सी हमारे पास वो रॉबिन्स के द्वारा दिया कथन है, या फिर स्टीगलर के द्वारा दिया गया कथन है। तो ये जो कथन बच्चों दिया गया ये किसके द्वारा दिया गया, मार्शल के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 2 नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला होगा वेल्थ ऑफ नेशंस। ये जो पुस्तक है इसके लेखक का नाम आपको बताना है, सैमुअल्सन, एडम स्मिथ, मार्शल, या फिर कह सकते हैं ऑप्शन नंबर डी रॉबिन्स। तो ये जो वेल्थ ऑफ नेशनल्स जो नामक पुस्तक है ये किनके द्वारा बच्चों लिखी गई है, तो याद रखिए एडम स्मिथ जी के द्वारा लिखी गई है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, 2 हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला सवाल है अर्थशास्त्र जो है कल्याण संबंधी परिभाषा किस अर्थशास्त्री द्वारा दी गई है। ये रॉबिन्स जी के द्वारा दी गई है, या फिर ऑप्शन नंबर बी हमारे पास है GK मेहता के द्वारा दी गई है, या फिर ऑप्शन नंबर सी जो हमारे पास मार्शल के द्वारा दिया कथन है, या फिर ये ऑप्शन नंबर सैमुअल्सन के द्वारा कहा गया है, ठीक है। तो ये जो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, वो हो जाएगा मार्शल। और ऑप्शन नंबर कहाँ है, ये सी में इसका राइट आंसर है। अगला सवाल आपसे बच्चों से यहाँ पूछा हुआ है कि अर्थशास्त्र जीवन के सामान्य कारोबार के संदर्भ में मनुष्य का जो अध्ययन है, यह जो कथन दिया गया ये किस अर्थशास्त्री का है, एडम स्मिथ का है, ऑप्शन नंबर बी अल्फ्रेड मार्शल का है, ऑप्शन नंबर सी जो है माल्थस का है, या फिर ऑप्शन नंबर डी हमारे पास गॉटफ्राइड एकेनवाल का है। तो ये कथन किसके द्वारा दिया गया बच्चों, वो है अल्फ्रेड मार्शल। तो ऑप्शन नंबर आप लोग क्या टिक कर लीजिएगा, अल्फ्रेड मार्शल, ऑप्शन नंबर 2। अगला सवाल है भारत में प्रत्येक कितने वर्ष में जनगणना होती है। तो आप लोग हर बच्चे आराम जानता है कि भैया हमारे यहाँ पर हर 10 वर्ष के अंतर्गत क्या होता है, आपका कह सकते हैं जो जनगणना होता है स्टार्ट होता है। तो 10 कहाँ है, ऑप्शन नंबर 3 में। अगला बोला है भारत की जनगणना के लिए किस प्रकार के सांख्यिकी आंकड़ों को हमें एकत्रित करना पड़ता है, ये आपको यहाँ बताना है, ठीक है। ऑप्शन दिया हुआ आपसे बच्चों को यहाँ पर जन्म दर और मृत्यु दर संबंधित यहाँ पर, या फिर ऑप्शन नंबर बी आपसे बच्चों को हो जाएगा साक्षरता, या ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा हमारे पास जनसंख्या की आकार और संरचना के आधार पर, या फिर ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी कथन दिए गए जो सत्य हैं, ठीक है। आप बताइए जनगणना जो, या फिर आपके घर में कहीं जनगणना करने आया होगा तो मे भी आप लोग उस टाइम बहुत छोटे होंगे तो आपको नहीं मालूम होगा, ठीक है। लेकिन इस बार जब आएगा ना तो आपसे पूछो मालूम हो किस प्रकार। तो देखिए वहाँ पर घर के आपके सारे इन्फॉर्मेशन ली जाते हैं, कौन है कौन नहीं है। तो यहाँ पर सारे ऑप्शन सही है हमारे पास। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी इनमें सभी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है आपसे बच्चों पूछा हुआ है कॉलम्बो, यानी कॉलम इंग्लिश में क्या, हिंदी में क्या कहते हैं, स्तंभ कहते हैं, और पंक्ति यानी रो को इंग्लिश रो को क्या कहते हैं, जो पंक्ति हमारा उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं बच्चों, तो रो के नाम से जाना जाता है। के रूप में जो आंकड़ों का कह सकते हैं क्रमबद्ध व्यवस्था होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, ये आपको बताना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ आपसे बच्चों को सारियन, फिर अगला है वर्गीकरण, या फिर ऑप्शन नंबर सी है अनुसंधान, या फिर ऑप्शन नंबर डी है सहसंबंध। तो बच्चों ये क्या कहलाता है बच्चों, वो सारियन कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही जवाब। अगला सवाल है हमारे पास संरचना के आधार पर श्रेणी का नाम बताएं। स्थानुसार श्रेणी,
काल श्रेणी, ऑप्शन नंबर सी जो अवस्था श्रेणी, और ऑप्शन नंबर डी हमारे पास सतत श्रेणी। तो संरचना के आधार पर जो श्रेणी का नाम होगा बच्चों वो क्या हो जाएगा हमारे पास, वो सतत श्रेणी के अंतर्गत आएगा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला सवाल है, किसी समग्र में एक मद जितनी बार आता है उस मद को हम लोग क्या कहते हैं, आंकड़ा, संख्या, ऑप्शन नंबर सी आवृत्ति, या फिर ऑप्शन नंबर डी जो हमारे पास वो चर। यानी कोई चीज अगर कितना बार रिपीट होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, आवृत्ति के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 या आवृत्ति इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है आपसे बच्चों के यहाँ पर कि वर्गीकरण के आधार बताना है कि वर्गीकरण आंकड़ों को डैश व्यवस्थित करने की जो कह सकते हैं प्रक्रिया होती है। ठीक है, अब आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए यहाँ पर कि वो स्तंभों में करता है, या फिर ऑप्शन नंबर डी पंक्तियों में करता है, या फिर ऑप्शन नंबर सी खास आधार पर समूह या वर्गों में करता है, या फिर विभिन्न स्तंभों तथा पंक्तियों में एक विभाजन करता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, विभिन्न स्तंभों तथा पंक्तियों में इसका राइट आंसर टिक करिएगा। अगला सवाल है आपसे बच्चों के लिए कि विविध चरों के लिए आंकड़ों का जो वर्गीकरण कहलाता है वो क्या कहलाता है, बारंबारता वितरण, स्थानिक वर्गीकरण, बारंबारता सारणी, या फिर ऑप्शन नंबर जो डी आपसे बच्चों के लिए गुणात्मक वर्गीकरण। तो विविध हम लोग क्या करते हैं चरों के लिए जो आंकड़ों का वर्गीकरण होता है बच्चों वो क्या कहलाता है, बारंबारता सारणी, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला सवाल है, आंकड़ों के जो चित्रमय प्रदर्शन होता है वो क्या कहलाता है, या फिर जो आंकड़ों का चित्रमय प्रदर्शन या उद्देश्य बताना यहाँ पर बोलता है कहलाता है। तो ये क्या कहलाता है बच्चों, अगर चित्र के थ्रू अगर हम रिप्रेजेंट करेंगे तो वो हमारे पास क्या कहलाएगा। अगर आटा है, आटा बोल रहा बच्चों, आंकड़ा अगर हमारे पास है, आंकड़ा को हम लोग क्या करें, फोटोग्राफ या फिर कह सकते हैं आप डिजाइन बना के दिखाए, तो ये क्या कहलाता है हमारे पास, तो ये कहलाता है प्रस्तुतिकरण यानी प्रेजेंटेशन जिसे इंग्लिश में कहते हैं। अगला सवाल है, एक परिवार में बताया हुआ हमारे पास सवाल में कि एक परिवार में कुल मासिक स्टिक जो चित्र हमारे पास बताया गया है, व्यंगों को प्रस्तुत करने के संबंध में सबसे क्या बताना, व्यंगों जो हमारे पास सबसे सटीक जो चित्र होगा वो क्या बनेगा, इसका एक वृत्त चित्र बनेगा, दंड चित्र बनेगा, रेखा चित्र बनेगा, या बहुगुणी दंड चित्र बनेगा। तो अगर हम लोग बनाएंगे तो क्या बना सकते हैं इसके लिए, तो एक बना सकते हैं हम लोग वृत्त चार्ट, यानी हो जाएगा हमारे पास ए नंबर वृत्त चित्र क्या हो जाएगा इसका, और इंग्लिश में क्या है बेसिकली अगर आप बनाना चाहें तो पाई चार्ट बना सकते हैं। ठीक है, इससे अगला है हमारे पास यहाँ पर संचयी आवृत्ति वितरण वक्र को किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर, और इसी सवाल को दे पूछा हुआ है कि वह ग्राफ जो संचयी आवृत्ति वितरण को दर्शाता है, तो ओजोवाइव, आवृत्ति आय चित्र, हिस्टोग्राम, या फिर कह सकते हैं आवृत्ति बहुभुज, तो यानी इंग्लिश में कहा जाता है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। तो इस क्या कहते हैं बच्चों, इसे कहा जाता है ओजाई वेव। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, तोरण को किस और नाम से जाना जाता है, यह हमें बताना है। तो तोरण को किस और नाम से जाना जाएगा बच्चों, दंड आरेख, संचयी बारंबारता वक्र यानी कॉम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व, या फिर वृत्त आरेख, या फिर ऑप्शन नंबर डी अंकगणितीय आरेख। तो तोरण को और किस और नाम से जाना जाता है बच्चों, तो वो क्या कहलाता है, संचयी बारंबारता वक्र, ऑप्शन नंबर 2। फिर हमारे पास है बारंबारता बहुभुज किससे व्युत्पन्न होता है, हमें ये बताना है, आयत चित्र से, दंड आरेख से, वृत्त आरेख से, या फिर ऑप्शन नंबर डी घटना दंड आरेख से। तो ये किससे उत्पन्न होता है बच्चों, आयत चित्र से उत्पन्न होता है। अगला सवाल है, केंद्रीय प्रवृत्ति के अंतर्गत कौन से माप आते हैं, माध्यिका आते हैं, बहुलक आते हैं, ऑप्शन नंबर सी समानांतर माध्य आते हैं, या फिर ऑप्शन नंबर डी। देखिए अगर आपको केंद्रीय प्रवृत्ति का क्या करना है, माप करना है, तो भाई आपको सब आना चाहिए, मीन, मीडियन, मोड सब कुछ आना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, इनमें से सभी इसका सही उत्तर होगा। जैसे देखिए यहाँ पूछा हुआ है कि समानांतर माध्य बताइए। देखिए समानांतर माध्य मतलब भी क्या होता है बच्चों, आप क्या कहते हैं, माध्य मतलब होता है फिर सबको जोड़ो, टोटल डिवाइड कर दो। यहाँ 1 3 5 7 9 सबको जोड़ते हैं आप, तो 4 4 5 9 9 7 16 16 9 25 सबको जोड़िए 25 है, और टोटल कितनी संख्या है बच्चों हमारे पास 5। 5 के टेबल 25 कितना बार है, 5 बार में, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा 5। इसके अलावा भी देखिए माध्य मतलब होता है लगभग बीच का नंबर। तो ये सब के सब या तो पहले आरोही क्रम या तो अवरोही यानी असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर सजाना पड़ेगा, जो भी आंकड़ा दिया हुआ है उसके बाद ही आप माध्य माध्यक बहुलक निकाल सकते हैं। तो इस अभी तक बीच का नंबर क्या 5 है, तो ऑप्शन नंबर 2 टिक कर दीजिए, हमारे पास आंसर आ जाएगा। अगला सवाल यहाँ पूछा हुआ है कि वर्ग सीमा के मध्य बिंदु को हम लोग किस नाम से जानते हैं या फिर क्या कहते हैं, वर्ग अंतराल इसे कहा जाता है, या फिर ऑप्शन नंबर बी इसे आवृत्ति कहते हैं, मध्य बिंदु कहते हैं, या इनमें से कोई भी नहीं। तो जो वर्ग सीमा का मध्य बिंदु होता है उसे क्या कहा जाता है, मध्य मूल कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगला सवाल है हमारे पास है,
खंडित यहाँ पर बारंबारता वितरण के लिए माध्यिका में जो सूत्र में n है हमारे पास, n क्या है, संचयी बारंबारता है या फिर सिर्फ बारंबारता या फिर कुल बारंबारता या फिर बारंबारता घनत्व है। तो ये n है बच्चों, क्या है, कुल बारंबारता यानी टोटल हमारे पास क्या फ्रीक्वेंसी, ऑप्शन नंबर 3। अब देखिए हमारे पास न्यूमेरिकल दिया हुआ है कि माध्य का वैल्यू दिया हुआ है यानी कि आपको मीन दिया हुआ है, बहुलक दिया हुआ है, आपको माध्यिका यानी कि मीडियन पूछा गया है। तो इसके लिए देखिए आपको सूत्र याद रखना है जो हमेशा पेपर में काम देता है। और ये फॉर्मूला पता कहाँ मिलेगा, ये वाला फॉर्मूला मैं आपको स्लाइड में नीचे करके लेके चलता हूँ। देखिए ये वाला स्लाइड 28 नंबर जो सवाल है हमारे पास, इसमें एक ऑप्शन सही है जो है बहुलक वाला, यानी मोड बराबर क्या होता है 3 मीडियन माइनस 2 मीन, यानी ऑप्शन नंबर जो सी है यही फॉर्मूला। बहुलक को इंग्लिश में क्या कहते हैं, मोड कहते हैं, माध्यिका को मीडियन कहते हैं, माध्य को मीन कहा जाता है। ठीक है, तो मोड बराबर क्या होता है 3 मीडियन माइनस 2 मीन, और यही वाला फॉर्मूला हमारे पास क्या करना है, यहाँ पर बैठाना है। अगर आपको दिया हुआ है यहाँ पर माध्य यानी मीन दिया हुआ है, बहुलक दिया हुआ है, आपको बोला भाई आप माध्यिका निकालने की। ठीक है, तो माध्यिका अगर निकाले चाहे मोड बराबर क्या होता है 3 मीडियन माइनस 2 मीन, उस फॉर्मूला में पुट कर दीजिएगा और इसका आंसर आप लोग को निकाल के कमेंट बॉक्स में बताना है। अगला सवाल हमारे पास है कि गुणात्मक माप के लिए सबसे उपयुक्त औसत क्या है हमारे पास। तो सबसे उपयुक्त औसत क्या रहेगा बच्चों, वो हो जाएगा माध्यिका। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 2 नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है आपसे बच्चों के लिए पूछा हुआ है कि छात्रों के बौद्धिक स्तर की जांच हेतु करना उचित माध्य कौन सा होगा, हमें यह बताना है। ठीक है, 4 ऑप्शन आपसे बच्चों को यहाँ पर दिए हुए हैं और छात्रों के कह सकते हैं बौद्धिक स्तर पर बताना है आपको। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों हमारे पास, इसमें भी माध्यिका, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इसका सही जवाब। अगला सवाल है बहुलक है, तो बहुलक इंग्लिश में क्या कहते हैं बच्चों से मोड कहा जाता है, और बहुलक मतलब होता है जो सबसे ज्यादा बार आता है। तो अत्यधिक बार बार आने वाला जो मान यानी वैल्यू होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, बहुलक कहते हैं। फिर बोला निम्नलिखित में कौन सा सत्य है, तो अभी जस्ट बताया मोड बराबर क्या होता है 3 मीडियन माइनस 2 मीन, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। फिर अगला हमारे पास है किस अर्थशास्त्री के अनुसार जो कहते हैं अपकिरण पदों के विचलन का माप है, मार्शल का है, ब्राउली का है, केन्स का या फिर रॉबिन्स का है। तो ये कथन किसका है बच्चों, वो है ब्राउली का, तो ब्राउली का ऑप्शन नंबर ए, फिर 2 नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है समंकों या आंकड़ों के अपकिरण मापने की सबसे सरल माप है वो क्या है, विस्तार है, माध्य है या फिर माध्यिका जिसे आप लोग कहते हैं, बहुलक है या फिर क्या है। तो ये हो जाएगा हमारे पास विस्तार, ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला सवाल है पदों के विचलन के माप को हम लोग क्या कहते हैं, ये हमें बताना है, विस्तार, माध्य, अपकिरण या फिर ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो यह क्या कहलाता है बच्चों, ये कहलाता है अपकिरण। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3। अगला सवाल है अपकिरण की सर्वश्रेष्ठ माप क्या है, ये आपको बताना है यहाँ पर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ आपको प्रमाप विचलन, अगला ऑप्शन है माध्य विचलन, अगला ऑप्शन है हमारे पास विस्तार, और अगला वाला ऑप्शन हमारे पास चतुर्थक विचलन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, प्रमाप विचलन, ऑप्शन नंबर ए। फिर अगला सवाल है अपकिरण, ठीक है, निम्न की सहायता से मापा जा सकता, आया चित्र, ओजाय वेव, लॉरेंज वक्र या फिर वृत्तचित्र। तो इसे किसके नाप से नापा जा सकता है बच्चों, तो हमारे पास क्या हो जाए लॉरेंज वक्र, लॉरेंज कर्व के थ्रू नाप सकते हैं, ऑप्शन नंबर 3। अगला सवाल है मानक विचलन के सापेक्ष माप को क्या कहते हैं हम लोग, तो ये क्या कहलाता है हमारे पास जो मानक विचलन के सापेक्ष इसको, तो क्या होगा बच्चों इसका राइट आंसर हमारे पास, तो ऑप्शन नंबर क्या टिक करिएगा, इनमें से सभी सही है। अगला है निम्नलिखित में से किस माप की गणना के लिए प्रेक्षणों में हम लोग क्या करते हैं, औसत से विचलनों के निरपेक्ष मान को लिया जाता है, और ये क्या कहलाता है बच्चों हमारे पास, तो इसका जो हमारे पास माध्य विचलन होगा वो राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल 36 नंबर में कार्ल्स पियर्सन जो हमारे पास विधि है उसका प्रतिपादन कब हुआ था, ये आपको बताना है। इन्होंने क्या जो विधि दिए थे वो कब प्रतिपादित हुआ था, ये 1890, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है कार्ल्स पियर्सन डैश एक प्रसिद्ध क्या थे, तो ये क्या थे, प्राणी शास्त्री थे, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारे पास। फिर अगला बोला है यदि दो चरों के बीच जो संबंध है हमारे पास बताया गया है कि पूर्णतः धनात्मक है, तो जो सहसंबंध गुणांक होगा उसका मान क्या होगा, तो वो गुणांक क्या हो जाएगा बच्चों हमारे पास 0 यानी 0 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है 39 नंबर कोटि सहसंबंध से जुड़ा हुआ हमारे पास सवाल पूछा गया है कि कोटि सहसंबंध के विकास का जो श्रेय है वो किसे जाता है, ये आपको बताना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर दिया हुआ है आपसे बच्चों को यहाँ कार्ल्स पियर्सन, फिशर, ऑप्शन नंबर सी है स्पीयरमैन या फिर ऑप्शन नंबर डी एडम स्मिथ, और राइट आंसर क्या होता है स्पीयरमैन। फिर अगला बोला है हमारे पास मदों के हिसाब से बोला गया है कि मदों के जो सापेक्षिक महत्व को बताने वाला सूचकांक को क्या कहा जाता है। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा, भारित सूचकांक इसे कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो इसी प्रकार हमारा क्लास 11th इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र से जो सवाल आपके पेपर में पूछे जाएंगे वो कंप्लीट होता है। आशा करूंगा कि आपसे बच्चों को वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया हो तो दोस्तों को शेयर करने में कंजूसी मत करिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बच्चों जय हिंद जय भारत।